बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। और नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर अभी एक जो नई चीज आई है वो है सजेशन नेशनल गवर्नमेंट की। और ये सजेशन हुकूमत की तरफ से नहीं आई, किसी और जमात की तरफ से नहीं आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आई है। लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दिया गया है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के ऊपर हुकूमत भी सवाल उठा रही है और ऑपोजिशन की ही एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सवाल उठा रही है कि कई दफा लॉन्ग मार्चेस का ऐलान किया गया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, अब भी ऐलान कर दिया गया, तो कौन सी बड़ी कयामत टूट पड़ी? क्या वाकई में हुकूमत पर कोई कयामत टूटेगी या नहीं टूटेगी, या फिर लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ जबानी कलामी ही होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयां भी चल रही हैं, बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हवाले से और उनके रिलेशनशिप के हवाले से, और इस बात पे कि वो कभी भी स्टेज पर इकट्ठे नहीं आ रहे आजकल, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस हवाले से भी बहुत सारी चहमगोइयां शहर इख्तदार के अंदर इस वक्त चल रही हैं। इन हवाले से बात करेंगे, इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल एंड रीजनल पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर, पाकिस्तान का जो किरदार है इवैक्यूएशन के हवाले से बिलखुसूस, और बिलअमूम अफगान पीस प्रोसेस में जो किरदार रहा उस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो यकीनन पॉलिटिक्स के ऊपर भी गहरी नजर रखते हैं और रीजनल मामलात पे भी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम रह चुके हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सीनियर लीडर एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने बड़े सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू वंस अगेन इन द शो। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये नेशनल गवर्नमेंट की बात, कौमी हुकूमत की बात, एक जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग रिजेक्ट कर रहे थे, अब नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। क्या ये पार्टी में डिस्कस शुदा एक पॉलिसी थी, एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी कि हम तैयार हैं नेशनल गवर्नमेंट के लिए, या ये उनकी पर्सनल स्टेटमेंट थी? आप अग्री करते हैं उनसे या नहीं? देखिए, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की बात नहीं होती, उसको देखना पड़ता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। वो कायदे आज़म के मज़ार पर हाज़िरी के लिए गए थे, उसके बाद सवाल हुए तो उन्होंने ये कहा कि आज जितने हालात, जितने बड़े मुल्क के हालात ख़राब हो चुके हैं, उनको शायद एक पार्टी हल ना कर सके। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज नेशनल गवर्नमेंट बनाई, उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे वो साफ़ और शफाफ होंगे, उसमें धांधली नहीं होगी, उसके बाद भी एक जमात के लिए शायद मुल्क चलाना मुश्किल हो तो एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप सेटअप की ज़रूरत पड़ सकती है। ये उनकी राय है। आप देख लें कि हमारे हमसाये मुल्क में भी जहाँ एक जमात जो है वो काबिज हुई है मुल्क पर एक आर्म स्ट्रगल के ज़रिए, वो भी आज इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके मामलात इतने मुश्किल हैं, हमारे मामलात मैं समझता हूँ उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये 22 करोड़ का मुल्क है। हमारे हालात अफगानिस्तान से ज़्यादा मुश्किल है शायद हमारे, बिल्कुल, हमारी आप मईशत को देख लें, हमारी जो पोलिटिकल सेटअप है, ये 22 करोड़ का मुल्क है, वहाँ 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है, फ़र्क है। और हमारे एक तरफ हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे साथ एक कन्फ्रंटेशन हमारी एक और न्यूक्लियर स्टेट के साथ, यहाँ एक बड़ा मुल्क है दुनिया का, तो इसके जब हालात मुश्किल होते हैं उसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। तो चलें हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात कर लेते हैं शायद खाकान अब्बास साहब। अगर शहबाज शरीफ साहब का ये जाविया है कि नहीं, कोई एक जमात संभाल सकती है, एक नेशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, सारी जमातों को पिच इन करने की ज़रूरत है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज, डू यू थिंक कि हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, या तो अपोजिशन मिलकर नहीं बैठ सक रही है, हुकूमत के साथ मिलकर बैठना तो बहुत दूर की बात होगी, क्या ऐसा कोई सेटअप पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पॉसिबल भी है? देखिए, बिल्कुल हर चीज़ पॉसिबल होती है, लेकिन आज ये हकीकत है, आपने देख ली, एक हुकूमत है जो किसी से बात नहीं करती, जो हर एक से कन्फ्रंटेशन लिए हुए है, हर एक को गाली निकालती है, धमकियाँ देती है। आज उसके हालात आप देख लें, क्या मुल्क चला सकें? नहीं चला सके। तो आज शायद ज़रूरत इस बात की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज नेशनल गवर्नमेंट बना लें, आपको जब भी इलेक्शंस हो शायद मुल्क को चलकर इकट्ठे मिलकर आगे चलना पड़ेगा। नेशनल गवर्नमेंट होती क्या है? हाँ। नेशनल गवर्नमेंट एक एजेंडा ड्रिवन गवर्नमेंट होती है, जिसपे एजेंडे पे सब तय कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। राइट। अच्छा, आप कह रहे हैं जब भी इंतखाबात हो, साफ शिफाफ हो, उससे मामला आगे चलेगा। जब भी 2023 में होने इंतखाबात या उससे पहले का भी आपको कोई? देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कल भी असेंबली तोड़ी जा सकती है, यहाँ पर इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर के पास, हमारे पास इख्तियार है कि अदम एतमाद कर ले,
ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती हैं। राइट, तो आपके पास जो इख्तियार है अब्बासी साहब, अब जरा उसी की तरफ आ जाते हैं, वो इख्तियार बड़े अरसे से इस्तेमाल हो सकता था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सारी जमातें थी मिलकर, पीपल्स पार्टी की कुछ सुनते, कुछ आपकी सुनते, कुछ उनकी सुनते। अब ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की ऑपोजिशन के पास आज सच कोई इख्तियार नहीं है, सवाल ये कि 8 जमातें एक तरफ हो जाए, एक जमात एक तरफ हो जाए, दूसरी जमात दूसरी तरफ हो जाए, और अब दिस इज जस्ट अ नॉइज, इट्स नॉट अ वॉइस एनीमोर। जब भी 8 जमातें हों और वो ये बात करें कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले, तो ये नॉइज़ नहीं होती, ये सोल्यूशन होता है। अब बात ये है कि आइन में तो रास्ता मौजूद है अदम एतमाद का, लेकिन जो मुल्क आइन के मुताबिक ही ना चल रहा हो, जहाँ निज़ाम ही आइन के मुताबिक ना हो, वहाँ पर आप अदम एतमाद नहीं कर सकते। वहाँ पर अदम एतमाद की एक ही सूरत है कि उस निज़ाम में जो आइन के मुताबिक नहीं है उसमें शामिल हो जाएं, कोई डील कर लें और इक़्तिदार में आ जाएं। ये काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM नहीं करना चाहती। अच्छा, आइन में नेशनल गवर्नमेंट की कितनी कैपेसिटी या कितनी जगह है? 100% है। नेशनल गवर्नमेंट तो एक कंसेंसस होता है सियासी जमातों के दरमियान कि भाई मुल्क के मामलात इतने बढ़ गए हैं कि हम एक कॉमन एजेंडा तय कर लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठना पड़ जाए शाहिद खान अब्बास साहब, तो कैसे बैठेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी आपस में इतनी ज्यादा लफ्जों की जंग हो चुकी है। मुल्क के लिए बैठ सकते हैं, सियासत में हमेशा इख्तलाफ रहता है, लेकिन जब मामला मुल्क का आ जाए तो फिर बैठते हैं, सारे बैठते हैं। आप आज बैठने को तैयार हैं? हमारी बदनसीबी ही ये है कि हम बैठ नहीं सके, हमने आज सियासत छोड़ दी है, दुश्मनी शुरू कर दी है। तो जब आप नेक नीयती से एक मकसद के हसूल के लिए बैठेंगे तो कोई बात मुश्किल नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के नाम तय नहीं हो सकते, यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर स्टेटस ऑफ विमेन पे इलेक्शन होता है और जो इलेक्शन हार जाते हैं उम्मीदवार, उसको हुकूमत नॉमिनेट कर देती है। तो जब नेक नीयती नहीं होगी, जब हर मामला बदनीयती पर मबनी होगा, तो फिर मामला नहीं चलता। जब हुकूमत पार्लिमान को मफलूज कर दे, उसको ना चलने दे, अपोजिशन को बोलने ना दे, अपोजिशन को, मीडिया को सेंसर किया जाए, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। जब मैंने अभी एक आपके सामने एग्जांपल रखी है, पार्लिमान की कमेटी बैठी, उसमें इलेक्शन हुआ, एक खातून जीत गई काउंसिल फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन, तो जो हार गई थी हुकूमत ने उनको वहां पर नॉमिनेट कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी। जी, आप कह रहे हैं ऑपोजिशन को सेंसर किया जा रहा है। PTV के ऊपर मैं शहबाज शरीफ साहब की स्पीच सुन रही थी दी अदर डे, ऐसा नहीं होता था। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा बहुत उनको मशहूर है हम कि उन्होंने स्पीच सुना दी है। मैं PTV की बात नहीं कर रहा। आज जो मीडिया के हालात हैं पाकिस्तान के बदतरीन मार्शल में नहीं हुए। राइट। अच्छा, यहाँ बड़े भाई की बात कर रहे हैं हुकूमत की, चलें बड़े भाई को जरा सा साइड पे रखते हैं, हम दो छोटे भाइयों की बात कर लेते हैं। PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी। क्या हम 90 की दहाई की सियासत की तरफ वापस जा रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, जिस तरीके का कीचड़ एक दूसरे के ऊपर उछाला जा रहा है? और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो नोटिस पीपल्स पार्टी को दिया था, और ये कल ही मेरे प्रोग्राम में कादिर मंदोखेल साहब बात कर रहे थे कि आपने जो नोटिस दिया था वो इसलिए दिया था बिकॉज NA 249 के ऊपर शहबाज शरीफ साहब का डिसाइडेड ये था जाना, और वहां से कादिर मंदोखेल साहब आ गए। ये अली परवेज साहब ने कल बोला था। पता नहीं जी, ये अपनी बातें करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा थी। आखिरी जो मीटिंग हुई उसमें फैसला 9 जमातों का ये था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफे देंगे असेंबलियों से। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे। राइट। हमने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस आ गए। इसी दौरान सेनेट के इलेक्शन में मुतफिका उम्मीदवार हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्ट हो गए। मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी, लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करेगी PMLN, और JUI का डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट होगा। राइट। इसको 2 दिन बाद पीपल्स पार्टी और ANP ने इस मायदे को तोड़कर और हुकूमती बेंच से मेंबरान उठाकर लीडर्स ऑफ अपोजिशन की कुर्सी हासिल कर ली। हाँ। तो ये एतमाद जब उन्होंने तोड़ा PDM का, उस पर उनसे
एक जवाब तलब किया गया कि जनाब ये ज़रा वजाहत कर दें कि आपने ये काम क्यों किया है, राइट, आपने एतमाद तोड़ा है, आपने एक वायदा जो था तोड़ा है, राइट। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि हम उन्होंने कागज़ फाड़ कर फेंक दिए और उन्होंने कहा जी हम पीडीएम को छोड़ते हैं। अच्छा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस हवाले से कंप्लीट तरदीद भी की है, स्पेशली ऑपोजिशन लीडर के ओहदे के हवाले से। वो ये करते रहते हैं, लेकिन बात बड़ी सिंपल है। आज भी सेनेट के मामला दुरुस्त कर लें, एतमाद बहाल करें पीडीएम का, राइट, तो बात वो हर एक जमात जो इस पैगाम के साथ है। तवक्को रख रहे थे शायद खाका नवाज साहब, वो तवक्को ये थी कि हमने इस्तीफा दे सके तो कराची में आए थे, कायदे आजम के मज़ार पे हल्का सा ही बोल जाते कि हम इस्तीफा दे देंगे या हमारे इस्तीफे तैयार हैं, या पीपल्स पार्टी ना सही हम तो वो करेंगे जो इस पे हम डटे हुए थे। हमने इस्तीफा नहीं दिया, हम पीडीएम से साइड पे हुए, तो आप लोगों ने भी इस्तीफे से आंखें फेर ली। जी, इस्तीफा बराए इस्तीफा नहीं होता। ओके, इस्तीफे का एक मकसद होता है। तो जब सारी अपोजिशन इस्तीफा देती है तो निज़ाम नहीं चल सकता। जब कुछ अपोजिशन के लोग बैठे रहेंगे और बाकी अपोजिशन चली जाएगी तो निज़ाम तो वहीं चलता रहेगा। तो हम कम से कम आज उस निज़ाम के अंदर रहकर एक बेहतर रोल अदा कर सकते हैं कि इन खराबियों को रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम इस निज़ाम को माकूल नहीं समझते, इस निज़ाम को मुनासिब नहीं समझते, अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते, लेकिन ये फैसला हुआ था कि इस निज़ाम के अंदर रहना ही शायद निज़ाम के आगे जमहूरियत के लिए बेहतर हो। हम शामिल हुए, अगर पूरी अपोजिशन अलहदा होती ये निज़ाम ख़त्म हो जाता है। राइट। अच्छा, निज़ाम की बात करें तो लॉन्ग मार्च के बारे में भी हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। लॉन्ग मार्च में बात करेंगे, लेकिन बस अब उससे पहले मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लॉन्ग मार्च कामयाब होगी या नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कितनी ज्यादा यकजा रह पाएगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब लॉन्ग मार्च की बातें चल रही हैं और ये चहमगोइयां बड़े अरसे से चल रही हैं, तो तब से चल रही हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हुआ करती थी। बिफोर दैट बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी आज से तकरीबन 2 दिन पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक सजेशन भी दी थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कि हमारा साथ दे और हम लोग हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। क्या सजेशन थी, जरा वो सुनिएगा। हम पहले पंजाब पे हमला करें, फिर हम नेशनल सतह पे जाएं, तो ये हुकूमत घर चला जाएगा। और आज भी हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और हम साथ नहीं हैं तो उसूलन उनको इस्तीफ़ा ही देना चाहिए, वही उनका मसला था। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो इनके वोट ज़ाया पड़ रहे हैं नेशनल असम्बली में, वो ज़रा इस काम के लिए हमारे साथ दें और हम हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम दे सकते हैं मगर हटा भी सकते हैं। सो दिस इज द सजेशन जो बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं। आप भी फरमा रहे हैं कि अकेली पीडीएम तो अगर इस्तीफा देगी तो वो इस्तीफा बिरा इस्तीफा होगा, उसको कोई आज सच फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि आए हमारा साथ दें, पहले पंजाब में टफ टाइम देते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो बाकी सतहों के ऊपर, नेशनल सतह के ऊपर टफ टाइम देंगे। क्या पीडीएम इस बात पर पीपल्स पार्टी के साथ कोई किसी किस्म का कोलैबोरेशन करने को तैयार हो? बिल्कुल, हर कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। ये बातें बहुत दफ़ा पहले भी ये कर चुके हैं बिलावल साहब। इनको 7 मेंबर हैं इनके पंजाब में। 7 मेंबर वाली जमात जो है वो अदम एतमाद नहीं करती। ये बात उनको आपका साथ चाह रहे हैं ना वो लोग। 7 वाली 150 को नहीं ढूंढती, 150 वाली 7 को ढूंढती है। ये असूल होता है अदम एतमाद का। ठीक है, तो आप अदम पंजाब एतमाद में अदम एतमाद की बात अभी कहीं नहीं सोच रहे? मैंने आपको कहा है ना कि शौक जिसको है अदम एतमाद का वो पूरा कर लें। सबसे आसान अदम एतमाद सेनेट में है, जहां हमारे पास 58 मेंबर हैं। ठीक, 28 हमारे पास हैं, 30 बिलावल साहब के पास हैं। राइट। तो हमारे 28 मौजूद हैं, वो अपने 30 लें, अदम एतमाद कर लें। बराबरी की सतह पर, मतलब आप कह रहे हैं बराबरी की सतह पर नहीं होता, जहां मुमकिन है। 100 में से 58 मेंबर आपके पास हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए कह रहा हूं कि इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलता, जहां एस्टेब्लिशमेंट का खुला अमल दखल है सियासत में। आज आप अदम एतमाद उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक एस्टेब्लिशमेंट से सौदा नहीं करेंगे। लेकिन तो हम एस्टेब्लिशमेंट से सौदे के हक में नहीं है। तब क्या करें जब अदम एतमाद आए, मूवमेंट आए और कुछ चिड़ियां उड़ जाएं? जी, यही होता है ना। तो वो आपके ऊपर भी इल्जाम खुद लगता नहीं रहा, उड़ती, मतलब पीएमएलएन के ऊपर भी इल्जाम लगाया, पीपल्स पार्टी।
लास्ट सेनेट के इलेक्शंस के अंदर? जी बिल्कुल, सेनेट के इलेक्शन 18 से शुरू हुआ है, उसमें सारे हालात देख लें, किसने किसकी चिड़ियां उड़ी हैं और क्या हुआ है, किसने क्या किया है। मैं ये कह रहा हूं कि वो अपोजिशन में है, उन्होंने हुकूमत की कोई बात की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इंटरेस्टिंग। अच्छा, लॉन्ग मार्च, अब्बासी साहब, अब सारे कह रहे हैं इतनी दफा हमने लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट सुनी है, दिस इज जस्ट अनदर अनाउंसमेंट, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। और क्या कर लेगी पीडीएम का असल गोल क्या है? क्या हुकूमत को गिराना है? क्या हुकूमत को टफ टाइम देना है? आइन के मुताबिक करना है तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, जिसको आप तनकीद का निशाना बनाते हैं इस पे कि वो आइन के मुताबिक नहीं चलती, क्या आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो आपकी लॉन्ग मार्च की वजह से एकदम से आइन के मुताबिक चलेंगे? अकॉर्डिंग टू यू लॉन्ग मार्च दबाव होता है, ये दबाव के जराए हैं। आप जलसे करते हैं, आप पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करते हैं, और आज पब्लिक इस बात को कबूल करती है कि अगर आज मुल्क में जो तारीखी महंगाई है, जो तारीखी बेरोज़गारी है, जो मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, जो हर शख्स परेशान है, निज़ाम तबाह हो गए हैं, जो 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं, इसकी वाहिद वजह आइन से नहराफ है, इसकी वाहिद वजह इलेक्शन की चोरी है। आज पीडीएम की यही कामयाबी है कि पाकिस्तान के अवाम ने इन 2 चीज़ों को जोड़ दिया है। वो ये समझते हैं कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। इसके अलावा पीडीएम को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी डिमांड से, जो आज एक पॉपुलर डिमांड है, आपको शफाफ इलेक्शन भी मिल सकते हैं, आपका निज़ाम भी बेहतर हो सकता है और मुल्क के मसाइल भी हल हो सकते हैं। उसमें आप लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, आप वो आपके ऑप्शंस हैं, वो मोडालिटीज क्या हैं। ये कहीं 2023 में जो इंतखाबात होने हैं उसके एक तरह से इलेक्शन की प्रेपरेशन तो नहीं है? बिकॉज वी नो अब 2 साल रह गए हैं, 2 साल पहले तकरीबन तमाम जमातें जो है वो अपनी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देती हैं। क्या ये लॉन्ग मार्च को हम एक इलेक्शन की तैयारी तक समझें? जी, लॉन्ग मार्च जो होता है वो अपने नुक्ता नज़र को बढ़ाने का तरीका होता है, ये एक तहरीक है। सो इलेक्शन में वोट गेन करने का पीडीएम एक तहरीक है, वो कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, किसी और कोई हसूल इक़्तिदार का अलायंस नहीं है। वो एक बात कर रहा है, और यही कामयाबी है पीडीएम की कि वो बात आइन की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं निज़ाम को आइन के मुताबिक करें, नहीं करेंगे तो वही हशर होगा जो आज आपका है। राइट, लेकिन इंतखाबात की तैयारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्पेशली, उसमें कहा जा रहा है कि कौन सामने आएगा? मरियम नवाज साहिबा आएंगी, शहबाज शरीफ साहब आएंगे। अगर आप लोग प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट किसी को लेकर आते हैं तो किसको लेकर आएंगे? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब तो हमें स्टेज पर बड़े अरसे से नजर नहीं आए इकट्ठे। वो मीटिंग्स शीटिंग्स होती रहती है, लेकिन ऑन स्टेज किसी जलसे में नहीं नजर आए। अब ऐसा सवाल तो फिर उठते हैं, एक जलसे पर सारे लोग नहीं बैठते, ये कभी नहीं होता। जलसे में कभी पार्टी के कुछ लोग जाते हैं, कभी कुछ लोग जाते हैं, ये हम पर छोड़ दें कौन कहाँ बैठता है। इलेक्शन में शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, वही पार्टी को लीड करते हैं, इलेक्शन में लीड करेंगे। नॉर्मली पार्टी जब जीत जाए तो अपने सदर को ही नॉमिनेट करती है, किसी और को भी कर सकती है। ये फैसले पार्टी पे छोड़ दें। लेकिन थोड़ा सा तो आइडिया देना, 2 साल रह गए सिर्फ और सिर्फ। जी, तो ये पार्टी पे छोड़ दें आप, ये पार्टी का मसला है। ये डिसीजन होना स्टार्ट हुआ है। जो क्राउड, मरियम नवाज साहिबा क्राउड पुलर हैं, ठीक है, उनके पार्टी के वर्कर के दिल में जगह है, वोटर के दिल में जगह है, उनका एक करिश्मा है, पार्टी उस पर कैपिटलाइज करती है, उसको इस्तेमाल करती है। वो जब जलसे में आती है, जलसे की जो कैफियत बदल जाती है, ये अल्लाह का करम है उन पे, तो उसको पार्टी के हक में इस्तेमाल किया जाता है। राइट, अच्छा चले पार्टी पे ही छोड़ा, हम नहीं करेंगे सवाल, लेकिन सवाल का हक इतना तो देना कि इतना तो दें कि एटलीस्ट मरियम नवाज साहिबा को आने वाले जलसों के अंदर क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ एक दफा बिठाई दें ताकि हम लोग भी सवाल ना कर सके? फिर ये ऑप्टिक्स के लिए नहीं होती ये चीजें, मकसद ये जी मकसद के लिए होती है ना। पीडीएम का जलसा है, वहाँ एक स्पीकर हर जमात से होता है। हमारी जमात को एक कंसेशन दी जाती है कि मियाँ साहब चूँकि पार्टी के रूह रवां हैं, मुल्क में नहीं है, वो भी बोल सकें लिंक पर, वो सब तकरीर करते हैं। पहले मरियम साहिबा थी, शहबाज साहब जेल में थे, मरियम साहिबा उस पोजीशन को फिल करती थी, अब शहबाज साहब करते हैं। कर हो सकता है फिर किसी जलसे में मरियम साहिबा आ जाएं, ये चलता रहेगा सिलसिला। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मियाँ साहब की आपने बात की है, तो अब लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ तो उनके वो वीज़ा की एक्सटेंशन का भी बहुत इशू बना हुआ था, जो कि अपील में गया हुआ है मामला।
कब आ रहे हैं मियाँ साहब वापस? और स्पेशली थोड़ी देर से पहले शेख रशीद साहब ने कहा है कि हम उनको 24 घंटे का पासपोर्ट भी देने को तैयार हैं, वो वापस आने वाले बने और उनके लिए ट्रैवल बैक करना मसला नहीं होगा। सो व्हेन इज ही कमिंग बैक अब्बास साहब? इलाज कराकर, इलाज के लिए गए थे, इलाज कराकर आएंगे। जिसको शक शुबा है वो डॉक्टर्स की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो पढ़ ले। पासपोर्ट आप अपने सिटीजन को डिनाई कर नहीं सकते। ये किसी की खाम ख्याली है कि पासपोर्ट 24 घंटे का दें या 1 घंटे का दें। जो मुल्क अपने साबका वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त नहीं कर सकता 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म की, वो अपने आप को क्या दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएगा? बहरहाल ये तो उनके काम है, लेकिन वो मियाँ साहब इलाज कराकर मुल्क वापस आए। अच्छा बस अब पिछले 1.5 साल से मेरे जितने भी आपके साथ शोज हुए, उसके अंदर हर बार हमें यही बताया जाता है कि वो इलाज करा कर वापस आएंगे। फेयर इनफ, लेकिन कोई टाइम फ्रेम है उनके इलाज का? पहले तो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, एवरीथिंग गॉट पोस्टपोन्ड इन यूके। अब जो है वो कुछ क्लैरिटी नज़र आ रही है मियाँ साहब के इलाज के हवाले से? जी बिल्कुल। जब वहाँ पर इलेक्टिव सर्जरी जो कहते हैं, जो लाइफ सेविंग नहीं होती उस पर्टिकुलर मौके पर, वो शुरू हो जाएंगी। 3 प्रोसीजर्स जहाँ तक मुझे इल्म है उस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। वो यके बाद दीगरे होते हैं, एक होता है फिर आदमी स्टेबलाइज होता है, फिर दूसरा तीसरा, तो उसमें वो करवाएंगे और वापस आ जाएंगे। अच्छा एट द एंड बस अब नैब के जितने भी केसेस हैं उनका नतीजा 2 साल में आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर तो वो भी पता चल जाएगा तो आपने इस्लामाबाद आकर क्या करना है। आपको लगता है कि 2 साल के अंदर अंदर नैब के तमाम केसेस के नतीजे आएंगे और PMLN के लिए वो बेहतर होंगे या नहीं बेहतर होंगे? केस हैं क्या? ये तो बताए ना जरा। आप केसेस की क्रेडिबिलिटी मैं पूरा केस तो बता तो दें। कहते हैं हमने तो कोई केस नहीं किया ना, आप मैं लोग कह रहा आपस में ही लगे रहे, जी, पीपल्स पार्टी और आप। मैं यही कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी और आपकी बात नहीं है, सब केस अभी के बने हुए हैं इसी हुकूमत के दौरान। ये पहली गवर्नमेंट है जो नैब के हर केस का क्रेडिट लेती है। प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट लेता है, वो कहता है मैंने किया है। उसके वजीर बने हुए हैं जो नैब से डील करते हैं, वो कहते हैं हम क्रेडिट लेते हैं। चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है, नैब चेयरमैन जी खुद कहते हैं। अब बात ये है, हुकूमत के SAPM ने उसकी वीडियो चलाई। ये आप कहते हैं वो जो जस्टिस जावेद की वीडियो आई जी, वो वो के एक शहजाद अकबर साहब, जी SAPM थे, शहजाद अकबर साहब, जिसके नहीं यूसुफ एक और थे जो उस चैनल के मालिक थे, उनके टीवी चैनल पर चली। ठीक है। और अब बात ये है, मैं गुजारिश ये करूंगा हुकूमत से कि टीवी पर आकर बता दें किस किस के खिलाफ क्या क्या केस है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई करप्शन का केस है, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का केस है, मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस है, एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन का केस है, साद रफीक के खिलाफ करप्शन का केस है, ख्वाजा साद रफीक के पास करप्शन के केस हैं। इस काबीना के हर मेंबर के खिलाफ करप्शन के केस आज बनने चाहिए। आप क्यों नहीं लेके जाते नैब में? Who's stopping मैं you? किस नैब के पास ले जाऊंगा? इस नैब के पास तो कहते हैं हम केसेस देखते हैं, फेसेस नहीं देखते। तो देखे ना, फिर देखे ना, लेकिन आप लोग नहीं लेकर जाएंगे। देखे ना। यही जो शेख रशीद साहब है मेरे खिलाफ केस में कंप्लेनेंट है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि केस वहां आकर बताएं कि उनको क्या कंप्लेन थी मेरे खिलाफ। हिम्मत है तो आए। लेकिन आप लोग क्यों नैब का रुख नहीं कर रहे हैं? मैं इस नैब का रुख कर रहा हूँ जो ये केस बनाती है। इस नैब के पास उसको नजर नहीं आता, नैब अंधी है, उसको नजर नहीं आता चीनी में क्या स्कैंडल हुआ है। कानून अंधा होता है जी, कानून अंधा होता है, नैब नहीं अंधा होता। नैब कानून नैब देखता है, नैब को नजर नहीं आ रहा 53 रुपए की चीनी आज 120 की बिक रही है, नहीं नजर आता। आपकी वो सजेशन ट्रूथ कमीशन वाली अभी भी स्टैंड कर? ट्रूथ कमीशन तो अपनी जगह पर है ना, नैब का काम है। नैब का काम नहीं है कि यहाँ वुज़रा के खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं। रिंग रोड को क्या हुआ, LNG टर्मिनल को क्या हुआ, LNG प्रोक्योरमेंट को क्या हुआ, दवाइयों को क्या हुआ। तो बड़ा सादा सा सवाल है, वो ये है कि आप नैब की तरफ एटलीस्ट इन केसेस को लेकर तो जाएं। वो कुछ करते नहीं करते। इस नैब के पास वो बन जाता है, यहाँ जो कमीशन बनता है वो उनको एक क्लीन चिट देने के मुतरादिफ है। वो तो फिर जी, तो ये इंतजार करना पड़ेगा। ये लोग कहीं जा नहीं, ये भागेंगे सारे यहाँ से। हम इंतजार कर रहे हैं कि जब ये सारे जो मुशीर कराए गए हुए, आप देखेंगे इनको। हमने ऐसे बहुत से लोग काफ लीग में देखे थे जिनको कोई पाकिस्तान में जानता नहीं था, यहाँ पर आए, हुक्मरानी करते रहे और पहले जहाज पर बैठकर यहाँ से भागे। आज उनके नाम भी आपको नजर नहीं आते। ये इन लोगों को आपने कभी नाम सुने थे? आप बस मुझे इनके नाम बता दें, कौन कौन से मुशीर आपके ख्याल में भाग जो मुशीर है, जो SAPM है, आपने उसका नाम पहले कभी सुना था?
ना कल आपको नजर आएगा। आप पूरी लिस्ट मंगा लें, मुझे बता दें कि 2018 से पहले आपने नाम सुने थे इन लोगों के। ये किराए के हैं, ये किराए पे आए हैं, यहाँ सबने जेबें भर ली हैं और भागेंगे यहाँ से। राइट, अब ऐसा ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल पे भी डिस्कशन करनी है। पाकिस्तान का एक किरदार रहा इवैक्यूएशन के अंदर भी, अफगान पीस प्रोसेस में भी, उस हवाले से भी बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, कौमी सियासत और मुल्की सियासत के ऊपर तो गुफ्तगू चलती रहेगी। अब ज़रा अफ़गानिस्तान की तरफ भी चलते हैं। अफ़गानिस्तान में हालात जिस तरीके से हैं, अब्बास साहब, अभी तक अफ़गानिस्तान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को पिन डाउन नहीं किया गया कि पाकिस्तान का कसूर है। उधर रात गए बगराम एयरबेस से भी उनको इवैक्यूएशन करनी पड़ी यूएस को, और आखिरी फौजी जो मेजर जनरल गया इवैक्यूएशन में, यूएस इवैक्यूएशन में, वो भी रात के अंधेरे में गया। लेकिन इधर से ईस्टर्न हमसाये से हमें काफ़ी ज़्यादा तानाजनी सुननी पड़ रही है कि पाकिस्तान का कसूर है, पाकिस्तान ने ये किया। पाकिस्तान, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अफगानिस्तान के हालात आपने देखे हैं, पीस प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ आपने देखा है। आपकी नज़र में पाकिस्तान का इस टाइम पे कितना ज़रूरी किरदार है अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने में? देखिए, पाकिस्तान को अपने मसाइल की फ़िक्र करनी चाहिए। अफ़गान लोग जो हैं वो ख़ुद बैठकर अपनी स्टेबिलिटी ले आएंगे। हमारा वहाँ अगर हम फरीक बन गए उस प्रोसेस में तो हमारी नाकामी है। अफ़गानिस्तान ने ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हमसे बहुत पुरानी उनकी तारीख़ है, वो अपने मामला तय कर लेंगे। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी बेहतर होगा बहुत ज़्यादा, और हमारे लिए मुझसे भी ज़्यादा बेहतर होगा। हमें ये बात समझ आ चुकी, अल्लाह करे कि हमने ये बात सीखी हो, क्योंकि जब भी मुदाखलत वहाँ पर हुई है उसके असरात पाकिस्तान पर हुए हैं। राइट, अमेरिका, पहले रूस आए, असरात पाकिस्तान पर। पूरी दुनिया की हम डार्लिंग थे, यहाँ पर मुजाहिदीन को असला भी दिया गया, पैसे भी दिए गए, ओसामा बिन लादेन भी यहीं पर लाया गया, और वहाँ पर बाद में तालिबान की हुकूमत बन गई, उसमें भी हम फरीक बन गए। जब वो तालिबान अच्छे थे तो पाकिस्तान की बड़ी वाह थी, जब तालिबान बुरे समझे जाने लगे तो पाकिस्तान पे तनकीद शुरू हो गई कि आप कसूरवार हैं। अब जब वहाँ पर जंग हो रही थी तो सारा माल यहाँ से जाया करता था, तो हम बहुत अच्छे थे। जब वहाँ पर अस्करी नुकसान हुआ, कोई फतह हासिल ना कर सके 20 साल में, तो आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाई, जंग फौजी तो आप लाए थे, जितनी पाकिस्तान की सारी फ़ौज है उससे बड़ी फ़ौज वहाँ पर दूसरे ममालिक की मौजूद थी, हर किस्म का असला भी था। फिर जब वो नहीं वहाँ पर कुछ कर सके और वो उन्होंने जाने का फ़ैसला किया, तो अब कसूर पाकिस्तान का तो नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अवाम की राय का एहतराम करे, उनके निज़ाम की राय का एहतराम करे, वहाँ पर फरीक ना बने। हमें अपने मुल्क के अंदर बेपनाह मसाइल हमारे दरपेश हैं, हमें उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ एक बरादराना हमसाये के तौर पर जो कुछ हम कर सकते हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं, ख़ुद मुख्तारी का उनकी एहतराम करें और उनकी हर मुमकिन मदद करें उस हुकूमत की कि वो मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो। जो कुछ अभी तक हम कर रहे हैं, फॉरेनर्स को इवैक्यूएशन का सेफ पैसेज फराहम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड जारी है हमारे नेशनल फ्लैग कैरियर PIA के ज़रिए, इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो इवन इस हद तक सपोर्ट करने को तैयार है कि हम लोगों ने अपने बॉर्डर्स फॉर ट्रेड बंद नहीं किए अफगानिस्तान के साथ, जो भी हालात होते हैं उसके बावजूद। इज दिस अ जेस्चर जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देखेगी और उसको सराहेगी, या हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त आपको स्केपगोट कर रही है, वो अपनी नाकामी आपके सिर थोपना चाहते हैं। तो वो सिर्फ नाकामी तो थोपना चाहते हैं अपने मकासद के लिए, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा ख़तरा है कि कल जो भी वहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज़ हों या सिक्योरिटी इश्यूज़ हों, वहाँ से जो मुतासरीन होंगे पाकिस्तान आएंगे, उनकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को कबूल करनी पड़ेगी। ख़राबी किसी और ने पैदा की है। AFI यहाँ रेजोलूट फोर्स आई, 20 साल यहाँ पर लगाए, और आज जो मामलात हैं वो पाकिस्तान संभालेगा, ये बात दुरुस्त नहीं है।
सिक्योरिटी काउंसिल में बात होती है, पाकिस्तान को बुलाया नहीं जाता। ऐसा आज तक नहीं हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा जो किसी मामले से लोग इफेक्ट होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देती है आकर बात करें। यहाँ तो मेन जो स्टेक होल्डर ही रीजन में पाकिस्तान है अफगानिस्तान के हवाले से, तो आपको बाहर रख रहे हैं। ये कुछ हमारी नाकामियाँ समझें। हमारी क्या नाकामी? हमारी नाकामी ये है कि शायद हम उस तरह अपनी खारजा पॉलिसी नहीं रख सके जो पाकिस्तान को का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख सकती। यहाँ पर वो एतमाद दुनिया नहीं कर सकी जो जिसकी ज़रूरत थी। बट डू यू थिंक दिस विल चेंज? क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर तो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी जो थी वो इंडिया के हाथ में थी, और आपको पता है फिर इंडिया का बुग़्ज़ वो शायद हुब्बे अली से ज़्यादा है। जी बिल्कुल दुरुस्त है ना। मैं कह रहा हूँ जब भी आपको अब जो मसाइल हैं अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया के सामने रख रहे हैं, आज दुनिया कह रही है जी इसकी इनका कसूर है। भाई हमारा कसूर है क्या कि हमने यहीं से सारा नेट, ये जो ISAF का माल सब यहीं से गया, यहीं पे बेस बने थे, यहीं से आपने हमले किए, आज ये कसूर है पाकिस्तान का। आज तो एक अजीब सा मामला है कि दुनिया कहती है बस पाकिस्तान ने बड़ा गलत है। पाकिस्तान ने क्या किया है? आप अपनी बात करें, 20 साल में आपने क्या किया? जहाँ पर 20 साल में क्या अफगानिस्तान बेहतर हुआ? ये सवाल हमें दुनिया से करना चाहिए कि भाई जिम्मेदारी आपकी है। जो कुछ अब अफगानिस्तान को वापस पैरों पर खड़ा करने के लिए, उसको एक खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट और सस्टेनेबल कंट्री बनाने के लिए आपने कंट्रीब्यूशन करनी है। ये पूरी दुनिया की ज़रूरत है। राइट। अच्छा अब्बास साहब, तालिबान की हुकूमत या इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बकौल उनके जो वो नाम रख रहे हैं, क्या हम लोगों को उस हुकूमत को फिल फॉर एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ा ठंडा करके एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिएक्शन को भांप कर जांच कर फिर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, अपने फैसले खुद करें, दुनिया को मत देखें। दुनिया बहुत दूर बैठी है यहाँ से, आप हमसाये में हैं, आपके उनसे ताल्लुकात हैं। राइट। इन मामलात को सामने रखकर अपना फैसला करें। वहाँ भी वो, मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर भी हमसे आगे हैं कि एक ग्रुप काबिज हो गया मुल्क पर, दारुल हुकूमत पर काबिज है, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना रहे। वो ये कह रहे हैं कि हम तमाम जो ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में, छोटा हो बड़ा हो, हम उसको शामिल करके हुकूमत बनाना चाहते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं। राइट। जब इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाएगी तो मेरा ये ख्याल है कि उस इंक्लूसिव गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने में पाकिस्तान सरे फहरिस्त होना चाहिए। तो अगर आपकी हुकूमत होती और आप वजीर आजम होते तो आप फिल फॉर एक्सेप्ट कर लेते तालिबान की हुकूमत? बिल्कुल, आपके पास चॉइस नहीं है। तो इमरान खान साहब अगर एक्सेप्ट करें तो उन्हें तालिबान खान तो नहीं बोला जाएगा? उनको बहुत चीज़ें लोग कहते हैं, तालिबान खान तो शायद बेहतर लफ्ज़ हो उनके लिए। तालिबान तो कोई गाली नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। राइट। आपको उसको बयान करना चाहिए। राइट। आपकी पॉलिसी वो हो जो अफगानिस्तान के मसाइल भी हल कर सके और पाकिस्तान के मसाइल भी हल कर सके, कि दुनिया के सामने भी लोगों के नज़र आए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में इंटरफियर नहीं करता, पाकिस्तान उसको एक हमसाये के तौर पर ट्रीट करता है, वहाँ फरीक नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है। राइट। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बास साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ नाज़रीन, अब तो प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। पाकिस्तान के जो अदम इस्तेहकाम है, स्पेशली सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये आने वाले 2 सालों में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई चैलेंज पेश कर सकेगा या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।